नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है इसमें हम इकोनॉमिक सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। इंडियन इकॉनमी को हम देखेंगे और ये अनाउंसमेंट कल ही मैंने कर दिया था चैनल पे, तो आज इसको देखेंगे हम। वीडियो जो थोड़ा आज वाला जो वीडियो होगा ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लग सकता है। और ये जो रिक्वेस्ट आई थी ये स्टूडेंट लोगों का ये स्टेटमेंट होता था कि इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आता है, तो इसीलिए आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ये एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ये एकदम मैथ्स की तरह हो जाएगा, स्कोरिंग हो जाएगा। जैसे मैथ्स में हम कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं तो फिर कैसा भी टफ़ क्वेश्चन होता है तो तोड़ मड़ोड़ के आंसर हम लोग ले ही आते हैं, तो वैसे ये भी हो जाएगा। एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि जो ये एग्ज़ाम्स हैं, ये जैसे बिहार एसआई एग्ज़ाम्स हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चंस भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जो भी है कॉन्सेप्ट में ही है, बाकी चीज़ें आपको रटनी होती है। बट बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो एक बार आप टर्म्स को समझ लीजिएगा, उसके फीचर्स को समझ लीजिएगा, तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। एक बार में समझ में आ जाता है, फिर बाद में तो इसको रिवाइज़ करना होता है। तो ठीक है, तो यही होगा। आज यही करने की कोशिश करेंगे। आज के लेसन में हम देखने वाले हैं जीडीपी, जीएनपी, हमारा जो नेशनल इनकम है, ग्रोथ रेट, डिप्रिशिएशन क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से यू कि ये लेक्चर्स तो पहले बार ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आ रहा है, या फिर आप लोगों ने भी कोशिश की होगी खुद से पढ़ने की, बट ये मेरा तरीका है। अगर पसंद आता है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जब भी इस सीरीज़ का लेक्चर आए आपको टाइटल दिख जाए और अगर आपको लगे कि आपको समझने की ज़रूरत है तो आप इसको देख सकते हैं। ओके। और हाँ, दूसरी ये बात इम्पॉर्टेंट है कि बुक्स होना चाहिए आपको। रिवीज़न करने के लिए आपके पास एक बुक होना चाहिए, एक रेफरेंस बुक होना चाहिए। बाकी एनसीईआरटी की बुक्स जो है 12 वाली भी तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो 12 वाली जो एनसीईआरटी है वो भी आपको कंप्लीट करना है या उसको भी रिफ़र करते रहना है। और एनसीईआरटी की बुक आपको कहीं एनसीईआरटी की बुक के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। प्ले स्टोर पे जाइएगा, एनसीईआरटी एक ऐप है जिसमें आपको 6 से लेकर 12 तक सारी बुक्स मिल जाएगी। हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी, उर्दू में मिल जाएगी। तो जैसे जितना बुक है सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप डिजिटल मोड में पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब मोबाइल लैपटॉप में पढ़ लेते हैं, तो अदरवाइज़ बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली रेट होता है, तो उतना टेंशन भी नहीं है। बट स्टिल अगर आप फ्री में जुगाड़ करके पढ़ सकते हैं तो वो और भी बहुत अच्छा। फिर मैं ये कहूँगी कि रेफरेंस बुक के लिए आप रमेश सिंह का नाम सुने होंगे, इंडियन इकॉनमी बाय रमेश सिंह। ये टीएमएच की बुक है, टीएमएच पब्लिकेशन हाउस की बुक है। या फिर आप संजीव वर्मा सर थे, उनकी बुक पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छे, जैसा मतलब बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वाले लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है और एग्जाम्पल दे के इलस्ट्रेशंस के साथ लिखा है, तो वो आपको रियल फीलिंग आएगी कि अच्छा ये ऐसे ऐसे चल रहा है, मार्केट में ऐसे चल रहा है, तो बैंक में ऐसे चल रहा है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसे चल रही है, आईएमएफ में ऐसे हो रहा है। तो वो एकदम फीलिंग के साथ आप पढ़ पाएंगे, एकदम अच्छे से है लिखा हुआ, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने सुना है श्री राम की भी इकॉनमी पढ़ते हैं, तो आई हैव नॉट सीन येट, अभी तक मैंने देखा नहीं है उस बुक को या फिर नोट्स को, बट स्टिल लोग पढ़ते हैं। आप देख लीजिए आपको कौन सा लैंग्वेज सूट करता है, आपको कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है, वहीं से आप रिफ़र कीजिए, क्योंकि लास्टली तो आपको कोई बुक चाहिए ही रिवीजन करने के लिए ना, तो वो कर सकते हैं। और प्लस यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो उसमें से सबसे बेस्ट मृणाल सर को अवार्ड भी मिला है। इकॉनमी इतने अच्छे से वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से वर्ड वो मतलब चिदम्बरम जो एफएम थे तो उनके लिए चिद्दू करके, या फिर बहुत अच्छे से पीएम मोदी का बहुत अच्छे से ये सब बना के बहुत अच्छे से मतलब समझ में आने लायक कर देते हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो उनके साइट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, mrinal.org, या उनके वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत क्रिस्पी तरीके से आप इकोनॉमिक्स समझ लेंगे। और बुक हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो यही सबको फॉलो करके आप और भी अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना जो
इकोनॉमी का सेक्शन है। बाकी आप ये प्रैक्टिस सेट ढूंढ लीजिए या ख़रीद लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, उससे और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो भी कन्फ्यूज़न होगा आप चैनल पे पुट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, फिर आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। और चैनल का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और तो हाँ ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट ही करते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग इंडिया, तो सबसे पहले ही मैंने ये चैप्टर ले लिया जीडीपी जीएनपी वाला। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट हाँ आई थिंक कि वो वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, सेक्टर वाइज वाला जो चीज़ था, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, फिर टाइप्स ऑफ इकॉनमी जो है, मिक्स्ड इकॉनमी, क्लोज्ड इकॉनमी। तो ये वाला हम लोग सेकंड में कर लेंगे, इसमें समझने वाला उतना कुछ टफ चीज़ नहीं है, तो वो हम सेकंड लेक्चर में कर लेंगे। आज देख लेते हैं ये वाला एनएनपी जीडीपी ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है ये है नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन इंडिया। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इंडिया को छोड़ देते हैं अभी, पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो होता है ये एक तरीका है, ये तरीका है या प्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं। ये तरीका, ये दिस इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग। किस चीज़ का तरीका है? तो नेशनल इनकम जो होता है उसको प्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग। जो नेशनल इनकम होगा, नेशनल इनकम अकाउंट्स होंगे, उसको क्या करना है, उसको प्रिपेयर किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और वो थोड़ा डबल एंट्री सिस्टम में किया जाता है, जो अकाउंटिंग में पढ़ना है उतना इसको नहीं समझना है। बस आप ये जान लीजिए कि जो अकाउंटिंग का सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम, उसमें क्या किया जाता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसमें ये होगा कि जितने भी मैक्रो, एक सेकेंड, जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे ना, सबको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है कंट्री का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ इक्वल टू टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकॉनमी इन 1 ईयर। तो इसमें क्या होता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सारे इनकम को जोड़ दिया जाता है, वो डबल बुक कीपिंग मैथड से, ठीक है। तो फाइनली इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक समरी है जिसमें परफॉर्मेंस लिखा होता है एक कंट्री का। जैसे इंडिया का नेशनल अकाउंटिंग जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, इसके बुक से या इसके प्रेजेंटेशन से आपको पता चलेगा जो हमारा इकॉनमी परफॉर्म कर रहा है, वो परफॉर्मेंस आपको पता चलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ समरी that shows performance of an economy by measuring national income aggregates in a year, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि 3 important measure of calculating national income of country, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके 3 important measures को देख लेते हैं। सबसे पहला जो है ये है द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो पहले क्या करेंगे इसमें सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, उसको जोड़ दिया जाता है, उसके वैल्यू को, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या किया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे इनकम्स होते हैं जो कि रेंट के फॉर्म में आता है, जो कि इंटरेस्ट के फॉर्म में आता है, जो कि प्रॉफिट के फॉर्म में आता है, वेजेस को के फॉर्म में भी आता है, प्रोडक्शन के फॉर्म, मतलब प्रोडक्शन वाला जो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस ये सब के फॉर्म में आता है, उसको भी जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है। थर्ड मेजर क्या है? थर्ड मेजर है सम ऑफ कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर। जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर होगा, नेट इन्वेस्टमेंट होगा और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा गुड्स एंड सर्विसेज में, इसको भी जोड़ा जाता है। नेशनल इनकम जब हम काउंट करेंगे तो हमारा क्या क्या आ जाएगा, फाइनल गुड्स का और सर्विसेज का वैल्यू आ जाएगा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, इनका भी इनकम आ जाएगा, प्लस जो हमारा कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है, नेट इन्वेस्टमेंट है
और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गुड्स और सर्विसेज में ही, फिर ये सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। ठीक है, तो ये तो आप समझ रहे हैं। तो अब आप ये सोचेंगे कि क्यों जानना ज़रूरी है ये। तो इसी तरीके से पता चलता है इकोनॉमिक जो अचीवमेंट होती है कंट्री की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसमें सबसे पहले तो आपको पता चलता है इकोनॉमिक अचीवमेंट ऑफ कंट्री के बारे में, इकोनॉमिक अचीवमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि ये आपको बताएगा जैसे कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गुड्स और सर्विसेज में जो होता है बेसिकली वो कैसे होता है, या तो पॉलिसीज़ बनाया जाएगा, पॉलिसीज़ बना के उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। ठीक है, तो वो पॉलिसीज़ बनाने के लिए गुड्स और सर्विसेज जो रहता है उसको भी इवैल्यूएट करने का तरीका है, उसको इवैल्यूएट और रिव्यू करने का तरीका है नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना ये वाला चैप्टर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे है द मॉडर्न इकोनॉमी इज़ मॉनिटरी इकोनॉमी, मनी चेंजेस हैंड फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। तो आपको अब पता चलने वाला है कि कैसे मनी का जो है फ्लो सर्कुलर मोशन में होता है। मनी कैसे फ्लो करेगा, ये हाउस होल्ड हुआ, ये बिज़नेस फर्म हुआ, ये कैसे अपना फ्लो करता है सर्कुलर वे में, ये चीज़ अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हाउस होल्ड के पास क्या रहता है, हाउस होल्ड के पास या तो लैंड रहेगा, या तो लेबर रहेगा, या तो कैपिटल रहेगा, या तो इंटरप्रेन्योर वाला जो एबिलिटी रहता है, स्किल रहता है वो रहेगा, या तो हाँ, तो ये इतनी सारी चीज़ें हाउस होल्ड के पास रहेगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हाउस होल्ड है और ये है एक बिजनेस फर्म। से फॉर एग्जाम्पल सिंपल कर लेते हैं इसको। हाउस है, कुछ हाउसेस हैं और ये नॉलेज ट्वीट्स ही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हाउस होल्ड बोलेगा कि हम आपको लैंड प्रोवाइड कर सकते हैं, या रूम रेंट पे प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अपना कोचिंग ऑफलाइन सेंटर डाल दीजिए। ठीक, दूसरा बोलेगा कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम आपको लोन दे सकते हैं, आप अपना कोचिंग ऑफलाइन सिस्टम स्टार्ट कीजिए। तीसरा ये बोलेगा कि हमारे पास ऐसा आइडियाज़ है जो आप मार्केट में एक्सेल कर सकते हैं, तो हमारे पास इंटरप्रेन्योरियल जो स्किल्स होता है वो है हमारे पास, हम आपको ये ऑफ़र करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाउस होल्ड अपने पास जो भी चीज़ था, जैसे लैंड था या रूम रेंट पे था या फिर कैपिटल था या फिर एंटरप्रेन्योर का जो स्किल है वो था, तो वो क्या कर रहा है, वो केटी को दे रहा है, नॉलेज ट्वीट्स को दे रहा है। अब नॉलेज ट्वीट्स क्या करेगा, नॉलेज ट्वीट्स या तो इसको रिफ़ंड कर देगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ रिफ़ंड कर देगा, या तो क्या करेगा, केटी एक ऑफलाइन सेंटर खोल के, ऑफलाइन सेंटर जब केटी खोलेगा तो क्या केटी को क्या करना होगा, हायर करना होगा कुछ लेबर्स या फिर स्टाफ्स एम्प्लॉयज़ जिसके लिए वेजेस केटी देगा। ठीक है, फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो लोग लगेंगे वो पेमेंट के साथ, या फिर जो लोगों को रिक्रूट करना होगा वो भी होगा। ठीक है, और लास्टली एजुकेशन प्रोवाइड करना तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि सब कुछ में पैसा का ही ट्रांसफ़र हो रहा है। रेंट रूम पे ले रहे हैं तो केटी रेंट दे रहा है और इनका जा रहा है लैंड या रूम। ये अगर अपना इंटरप्रेन्योर वाला स्किल देते हैं तो इसके बदले में सैलरी लेंगे, तो यहाँ पे ये फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको यही पता चलेगा कि जिसके पास जितना पैसा था वो एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है कि वो इन द फॉर्म ऑफ जैसे एजुकेशन ही स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि हम वापस से उसको दे रहे हैं, इसके लिए जो हम हायर कर रहे हैं वेजेस दे रहे हैं, या फिर स्टेशनरी मंगा रहे हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहे हैं, तो उसमें पैसा का फ़्लो हो रहा है। तो आपको ये दिखेगा कि पैसा एक हाथ से जा रहा है और पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ जा रहा है, फिर दूसरे हाथ से निकल के फिर उसी सिस्टम में घूम रहा है पैसा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि
एक सेकेंड। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं कि मनी फ्लो कर रहा है, हाउस होल्ड से बिज़नेस के पास जा रहा है, फिर बिज़नेस से फिर से हाउस होल्ड के पास जा रहा है। जैसे कि ये इसका कोई प्रोडक्ट होगा तो हाउस होल्ड को चाहिए, फिर ये पैसा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये अपना सर्विस इससे लेंगे तो पैसा यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस पैसे से फिर नया कुछ प्लान आएगा, तो पैसा ऐसे ही ट्रांसफ़र होते रहता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मनी का जो फ्लो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है, हाउस होल्ड से बिज़नेस, बिज़नेस से हाउस होल्ड, ये ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में और सेविंग के बारे में। अभी हम देखेंगे कि मनी कैसे फ़्लो हुआ, अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है और ये जो सेविंग होती है इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। ये सब आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि ये सब फाइनली आपको यही शो करेगा कि हमारा जो ग्रोथ रेट है, हमारा जो जीडीपी है, या फिर हमारा जो इकोनॉमिक अचीवमेंट है, या फेलियर्स भी इवन, तो वो सब इसी तरीके से कैलकुलेट होता है। जब आप समझेंगे कि इनकम कहाँ से आ रहा है, सेविंग कहाँ कर रहे हैं हम, और उस सेविंग का हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, तो फाइनली इन द टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको दिखेंगे कि ये सब हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। अलॉन्ग विथ कंजम्पशन हाउस होल्ड ऑल्सो सेव पार्ट ऑफ मनी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है लैंड या कैपिटल ही, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारा घर में जितना भी पैसा है वो सारा हम दे ही देते हैं, हम प्रोवाइड ही कर देते हैं किसी को, जो भी अगर कोई इंटरेस्ट पे ले रहा है पैसा, या कहीं ही हमारा कुछ करना ही है तो हम सारा पैसा तो नहीं लगा देते हैं, हम कुछ सेव करके भी रखते हैं अपने पास, है ना। When household saves, their expenditure on purchase of goods and services decline. जब हाउस होल्ड के पास जैसे कि ये लेके चलिए आप कि 10 रुपया है, ठीक है, तो 3 रुपया हम दे दिए एज अ कैपिटल, कहीं पे उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, बट 7 रुपीज़ तो हमारे हैंड में है स्टिल, फिर हम उसका कुछ सामान खरीद लिए तो फिर कुछ पैसा बच गया, बट ऐसा तो नहीं हुआ ना कि पूरा ही हम स्पेंड कर लिए, कुछ तो सेविंग कर रहे हैं। बट ये जो सेविंग हम कर रहे हैं इसके वजह से इकोनॉमी में क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं? इकोनॉमी में आपको ये चेंजेस दिख रहे हैं कि कुछ सामान और हम खरीद सकते थे बट हम नहीं खरीद रहे हैं, सेविंग करना है हमें, तो इसके वजह से मार्केट में क्या होगा, मार्केट में गुड्स और सर्विसेज जो थी और ज़्यादा सेल होती, वो अब उसकी कमी हो जाएगी, है ना। जैसे कि बहुत सारा कुछ है, जैसे कि बहुत सारा कपड़ा ही है, तो बहुत सारा कपड़ा नहीं लेना है, सेविंग करके रखना है, तो उतने सारे जैसे कि 10 पीसेस ऑफ क्लॉथ है लेना है, और लेना है हमें 2, तो बाकी 8 जो है वो तो नहीं हो पाया ना। तो इसके वजह से क्या आपको दिख रहा है कि जो एक्सपेंडिचर था गुड्स और सर्विसेज लेने के लिए, जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो कम हो गया। उसके बाद देखते हैं, द डिक्लाइन इन परचेज विल रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ मनी रिसीव्ड बाय फर्म्स, ठीक है। तो आप देखिए कि घर से हम 2 कपड़ा खरीद रहे हैं, बाकी 8 नहीं खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये जो 8 कपड़े के, जो 10 कपड़े वाले जो प्रोड्यूसर थे, जो फर्म था, वो 2 तो दे दिया, बट 8 वाला जो उसका सेलिंग नहीं हो पाया, उसके वजह से क्या हुआ, उसके वजह से उसके पास कम पैसे आए, है ना। हम अपना पैसा नहीं बाहर देंगे तो दूसरे जो प्रोड्यूसर हैं उसके पास, कंज्यूमर अगर पैसा नहीं देगा प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर के पास कम ही पैसा रहेगा ना। दिस विल रिजल्ट इन लेस मनी फ्लो टू द हाउस होल्ड एज फर्म्स विल रिड्यूस हायरिंग एंड प्रोडक्शन ऑपरेशन। अब इसका तीसरा ही एंगल ये भी हो जाएगा कि अगर पैसा नहीं पहुंचा प्रोड्यूसर के पास, तो फिर प्रोड्यूसर कहाँ से लगाएगा, कहाँ से फैक्ट्री डालेगा, कहाँ से वो वेजेस देगा लेबरर्स को, कहाँ से वो अरेंजमेंट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का या फिर बाकी सारी चीज़ें का। जैसे कि कोई अपना ऑफिस खोल रहा है और उसको उसी ऑफिस से पैसा आ रहा है, तो वो उसी पैसे से कुछ लोगों को हायर कर लेता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन करता है, फिर वहाँ के स्टेशनरी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो यही है कि अगर आप उसके सर्विसेज को नहीं खरीदते हैं, वी बीइंग consumer, if you are not going to produce it and we are not giving him money, तो फिर क्या होगा, उसके पास कम पैसा होगा और वो कम फिर हमें फिर कम सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, बिकॉज बाकी चीज़ें की लैकिंग उसके पास हो जाएगी, उसके पास कैपिटल कम रहेगा, उसके पास रिसोर्सेज कम रहेंगे, उसके पास वेजेस फिर लेबरर्स उसके पास कम हो जाएंगे और फिर वो हायर कम करेगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है,
दस सेविंग एक्ट एज अ लीकेज फ्रॉम इकोनॉमिक सिस्टम। तो सेविंग जो होता है, बचत जो होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको लीकेज बोला जाता है इकोनॉमिक सिस्टम का। नाउ ये सेविंग कहाँ जाएगा? ऐसा नहीं है कि पैसा सारा पैसा, अभी मैंने बोला ना कि पैसा हमेशा सर्कुलर ही फ्लो करेगा, इधर से उधर ही आप देखेंगे। अब जब सेविंग हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है, चलिए आगे देख लेते हैं। वेयर विल सेविंग्स गो इन इकोनॉमी? द सेविंग्स इन इकोनॉमी डज नॉट लीड टू एनी रिडक्शन इन एग्रीगेट स्पेंडिंग एंड इनकम एज सेविंग फ्लोज बैक इनटू इकोनॉमिक सिस्टम थ्रू फिनेंशियल मार्केट। तो देखिए, अब ऐसा नहीं है कि हमने जो बचत किया, हमने जो सेविंग की, वो हम अपने पास रखे रहेंगे, है ना। हमें भी तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हम या तो उसको सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, बैंक में डाल देते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, कुछ लोग इंश्योरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो पैसा फिर हमारे हाथ से निकल रहा है, बैंक में डालेंगे, इंटरेस्ट आएगा, इंश्योरेंस मिलेंगे तो कवरेज मिलेगा, सब कुछ। तो यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सेविंग करना भी रॉन्ग है, इकॉनमी में, इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए वो रॉन्ग होता है। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि कोविड में तो बहुत ही ज़्यादा इसमें एडवांटेज पता चला होगा सेविंग से ही चल रही है हमारी इकॉनमी, जो अभी इंडियन इकॉनमी। और ये इंडियन इकॉनमी की ऐसी फीचर है जो हम सेविंग करके रखते हैं, हमारा लेगेसी है सेविंग करने का, और ये बहुत अच्छा है। बाकी जगह मतलब यूएस ये सब में तो ईएमआई पे सब कुछ चलते रहता है, लोग अपना एक एक चीज़ ईएमआई पे लेके चलते हैं, जिसके वजह से बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि इकोनॉमिक क्रैश हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। बट हमारा इंडियन इकॉनमी फिर भी बहुत सेफली चलता है। बैंक्स हैं यहाँ पे, सेविंग्स है यहाँ पे, हाउस होल्ड में भी कुछ सेविंग्स रहता है, जिसके वजह से हमारे इकॉनमी को उतना फेस नहीं कर पाना होगा। अचानक से कोई शॉक आया इकॉनमी पे तो वी आर हाईली एबल टू मैनेज दैट शॉक। तो ऐसा होता है, ये चीज़ है, सेविंग का फ़ायदा होता है ये। तो देख लिया हमने सेविंग। फिर ये क्या होगा कि जैसे फिनेंशियल मार्केट में हम डालते हैं, बैंक में डालते हैं, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस में, ये सब डालते हैं, तो फिर ये क्या होगा, ये फिर से बिजनेस में जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं प्रोड्यूसर को। जब आप 10 में से 2 ही कपड़ा खरीदे, 8 आप नहीं खरीदे, तो क्या हुआ, उसके पास कम पैसा आया, वो प्रोडक्शन कम कर दिया, लेकिन उसके पास दूसरा सोर्सेज है पैसे का। अब जो ये फाइनेंशियल मार्केट में पैसा हम लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ये मार्केट से क्या करते हैं, ये वापस से मार्केट से ले लेते हैं, और फिर अपना जनरेशन, जो भी जैसे क्लॉथ जनरेशन का किसी का फैक्ट्री है तो वो अपना काम करेगा ही, या फिर किसी का ऑफिस है तो वो अपना काम यहाँ से फिनेंशियल मार्केट से लेके अपना काम करेगा। बट मनी को आप देखिए, फिर से वही हो रहा है, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर फ्लो ही हो रहा है इसका, मनी का। Thus saving, which is a leakage in system, also flows back to the system through investment by a firm which acts as injection। तो अब क्या हो गया, अब बीच में रोल आप देख लेंगे, जैसे कि अभी हम क्या देख रहे थे, अभी हम देख रहे थे हाउस होल्ड से बिजनेस और बिजनेस से हाउस होल्ड, ऐसा मनी का फ्लो हो रहा था सर्कुलर मोशन में। अब क्या हो जाएगा, अब नया सर्कुलर मोशन में देखिए आप क्या होगा कि हाउस होल्ड, और ये है फिनेंशियल मार्केट, और ये है बिजनेस फर्म। तो एक तो हाउस होल्ड डायरेक्ट बिजनेस फर्म को पैसा देगा, और थोड़ा जो बच जाता है सेविंग वो फिनेंशियल मार्केट को देगा। अब फिनेंशियल मार्केट क्या करेगा, फिनेंशियल मार्केट क्या करेगा, ये बिजनेस फर्म को दे देगा पैसा, ठीक है। और ये हाउस होल्ड यहाँ पे मनी आया, और यहाँ से फिर बिजनेस फर्म में चला गया। तो इस तरीके से फिर से आप यही देख रहे हैं कि मनी फिर से मूव कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे सर्कुलर मोशन होता है ये भी देख लीजिए। तो गवर्नमेंट सेक्टर इन सर्कुलर फ्लो में देखते हैं हम। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस आर इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, स्पेंडिंग एंड बोरोइंग्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सर्कुलर फ्लो देखेंगे उसमें हम देखेंगे टैक्सेस का रोल, स्पेंडिंग का रोल और बोरोइंग का रोल। अब ये देख लेते हैं क्या होता है। टैक्सेस का रोल क्या है, जैसे कि एक इंडिविजुअल है या हाउस होल्ड है, ये क्या करता है, ये कहीं जॉब कर रहे हैं, ये ठीक है, किसी बिजनेस फर्म में या एमएनसी में कहीं जॉब कर रहे हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में ये जॉब कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये अपना कुछ भी जो सैलरी है उनका, अगर वो सैलरी वाले टैक्स वाले रेंज में आएगा तो वो टैक्स दे देंगे, ठीक है।
ये टैक्स अगर गवर्नमेंट को मिलता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इन्हीं के लिए ये अच्छा एजुकेशन लाएगा या अच्छी हेल्थ पॉलिसी बनाएगा या हमारी जो सिक्योरिटी है उस पर खर्च करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि यहाँ पे मनी का फ्लो हो रहा है सर्कुलर मोशन में। फिर आप देखिए बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस फर्म्स के साथ क्या होता है, सेम वही होता है। बिजनेस फर्म में भी गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि आप इतने परसेंटेज का सब्सिडी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी फिक्स सब सेक्टर में अलग अलग हैं, तो आप सब्सिडी आपको मिलेगा और उसके वजह से ये अपना क्या करेंगे, ये फिर से कुछ अपने एंटरप्रेन्योर स्किल से कुछ नया सर्विसेज लाएंगे, जिसके वजह से फिर इनका प्रॉफिट होगा। फिर प्रॉफिट होगा तो इनको प्रॉफिट में शेयर देना होगा गवर्नमेंट को, और फिर वही जो मनी कलेक्ट होगा उस मनी को कलेक्ट करके फिर से गवर्नमेंट नया पॉलिसी ले आएगी। तो ऐसे पैसे का फ्लो होते रहेगा। ठीक है, एक जैसे कि अभी ही आपने देखा कि स्कीम आया है आत्मनिर्भर अभियान वाला, तो ऐसे ही करेगा गवर्नमेंट कुछ पैसे लेंड करेगी तो नए क्रिएशंस होंगे, नया बिजनेस आएगा, नया एंटरप्रेन्योर स्किल जिसके में भी है वो अपने उसको एबिलिटी को शो करेंगे, और फिर गवर्नमेंट के सपोर्ट से अच्छा कुछ यूनिट लगाएंगे, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बहुत अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे मार्केट में, कंपटीशन बढ़ेगा और इफ़ेक्टिव तरीके से मार्केटिंग बढ़ जाएगी, अच्छे लोगों को अच्छी सुविधाएं फैसिलिटीज़ मिलने लगेगी, और फिर गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा क्योंकि ज़्यादा अर्न होगा लोग, इनकम ये जो टैक्स वाले नेट में आएंगे तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा टैक्स मिलेगा, जिसके वजह से गवर्नमेंट की जो अर्निंग है वो बढ़ेगी, और फिर बहुत सारे प्लान्स और आएंगे, बहुत सारी पॉलिसीज़ और आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में जो सर्कुलर फ्लो होता है मनी का, इसी तरीके से होता है। चलिए फाइनली हम स्टार्ट करते हैं, जीएनपी जीडीपी देखेंगे अभी हम। तो चलिए देखते हैं जीएनपी को, पेन ओके, जीएनपी देखते हैं पहले। जीएनपी का मतलब क्या होता है, मतलब नहीं, फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ग्रॉस का मतलब टोटल ही होता है। अगर हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं तो इसको टोटल बोलते हैं, अभी हम कॉमर्स इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इसको ग्रॉस बोल रहे हैं। ठीक है, मीनिंग्स दोनों का एक ही है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब टोटल नेशनल प्रोडक्ट ही है, बट क्योंकि देयर इज़ डिफरेंस इन सब्जेक्ट, तो हम इसका टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जीएनपी क्या होता है। जीएनपी बेसिकली ये चीज़ है कि जितने भी हमारे कंट्री में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे एक साल में, ठीक है, एक फिनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं हमारे कंट्री में, हमारे रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहली बात तो सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं हो रही है, बीच में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी और फाइनली एक गुड बनेगा, तो जो फाइनल वाला गुड है उसकी वैल्यू, सर्विसेज में भी फाइनल सर्विसेज की वैल्यू, फिर इट शुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर, एक ही साल का ही कैलकुलेट करना है, एक ही साल में जितने फाइनल गुड्स बने और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू को, टोटल मार्केट वैल्यू को जोड़ना है, प्लस यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो इंडियन रेसिडेंट होंगे, इंडियन रेसिडेंट या तो यहाँ रहें या तो अब्रॉड रहें, तो इन लोगों द्वारा जो प्रोड्यूस हुआ रहता है गुड्स एंड सर्विसेज, उसको ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या क्या हो गया, ठीक है, तो क्या क्या हो गया, तो सबसे पहले क्या हो गया, एक तो फाइनल गुड्स हो गया, सबसे पहला पॉइंट कि फाइनल गुड्स हो गया और सर्विसेज हो गया। ठीक है, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, एक ही साल के टाइम का, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का ही कैलकुलेशन होना है इसमें। फिर थर्ड
थर्ड पॉइंट में ये होगा कि इंडियन रेसिडेंट, जो इंडियन रेसिडेंट हैं, कंट्री में रहें या अब्रॉड में रहें, लेकिन रेसिडेंट इंडियन ही होने चाहिए, इंडिया के लोग ही होने चाहिए, इंडिया के लोगों द्वारा ही प्रोड्यूस होना चाहिए, प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया या कंट्री, हमारा जो कंट्री है, इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप अच्छे से इसको डिफाइन करिए, कैसे करेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर बाय रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये हो जाएगा इसका प्रॉपर डिफिनीसन, कुछ भी नहीं छूटा। तो अभी एग्जामिनेशन में तो कभी कभी फॉर्मूला पूछ देगा या फिर कभी कुछ पूछ देगा कि दीज आर द स्टेटमेंट, इसमें पता कीजिए कि विच वन इज़ द करेक्ट वन, अबाउट विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऐसे। तो आपको यहाँ पे कुछ में भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू है, इन अ ईयर इट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़। इसके बारे में, मतलब जीएनपी के बारे में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट कि ये एक तो मॉनेटरी मेज़र है। जीएनपी इज़ अ मेजर एट मार्केट प्राइस, और तो ये मॉनेटरी मेज़र है और इसको हम लेते हैं कहाँ पे, मार्केट प्राइस पे लिया जाता है, फैक्ट्री प्राइस पे नहीं लिया जाता है, इसको मार्केट प्राइस पे लिया जाता है। मार्केट में आ गया फाइनल गुड्स बन के, फाइनल सर्विसेज बन के, तब जो कैलकुलेट होगा तब इसकी वैल्यू आती है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी काउंटेड वंस। हमारे कंट्री में एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने उसको एक बार तो काउंट करना ही है। ठीक है, कोई भी सेक्टर का हो, कोई भी यूनिट का हो, एक बार उसकी काउंटिंग होगी। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पे काउंटेड वंस, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ इट इज़ अ मॉनेटरी मेजर, और द सेकेंड वन इज़ फॉर काउंटिंग जीएनपी ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी काउंटेड वंस। ये हो गया दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आई टोल्ड यू। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हो गया इसका डिफिनेशन। पॉइंट टू रिमेंबर हो गया, टू कैलकुलेट जीएनपी ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग इन अ गिवन ईयर मस्ट बी काउंटेड। ये तो हो गया। नो इंटरमीडिएट गुड्स शुड बी इंक्लूडेड इन जीएनपी। तो जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं, जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएगा। ठीक है, बार बार मैं आई एम सेइंग कि फाइनल सर्विसेज और फाइनल गुड्स ही आएगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो नहीं आने वाला, उसकी मार्केट वैल्यू को नहीं ऐड करना है। GNP includes only those goods and services that are produced by resident of India, whether working in India or abroad. तो ये भी I have already told you। कुछ और देख लेते हैं इसके बारे में important points। अच्छा, ये सब तो डील करना पड़ेगा। चलिए, GNP का ये तो पता चल गया, डेफिनेशन तो पता चल गया है ना। अब देखते हैं GDP के बारे में। दिस वाज GNP एंड नाउ विल बी सीइंग GDP। अब जीडीपी क्या होता है, तो जीएनपी और जीडीपी में डिफरेंस यही है, डोमेस्टिक टेरिटरी का। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। जीडीपी इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट इन डोमेस्टिक कंट्री इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री बट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं और जो नॉन रेसिडेंट हैं, हमारे कंट्री के जो टेरिटरी है, इंडिया में जो यहाँ के रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट हैं, दोनों के फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ऐड करना है, बट जो नेट फैक्टर इनकम आता है अब्रॉड से उसको नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं नेट फैक्टर इनकम जो बोला जा रहा है, ये क्या टर्मिनोलॉजी है, इसका मीनिंग क्या है। NFIA, ये इसका क्या मीनिंग है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, एक तो इंडियंस बाहर जा रहे हैं, कुछ वेजेस, कुछ सैलरी लेके आ रहे हैं,
प्लस फिर क्या है कि जो बाहर वाले इंडिया में रह रहे हैं उनको भी तो हम सैलरी दे रहे हैं यहाँ पे, जो नॉन इंडियंस है और यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो वो भी तो यहाँ पे आए हैं, काम कर रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं। तो अब जो ये दोनों का डिफरेंस होगा इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यहाँ पे होगा कहीं पे, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। ठीक है, द सम फैक्टर ऑफ इनकम्स लाइक रेंट, वेजेस, प्रॉफिट्स, interest generated within the domestic country is domestic income factor. Domestic income factor includes both incomes earned by resident as well as non-resident, that is foreigner working in India. At the same time, Indian go abroad to work and earn wages, salary, profits, rent. Now the net factor income from abroad. क्या होता है net factor from net फैक्टर इनकम अब्रॉड? ये होता है द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेसिडेंट वर्किंग अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द फॉरेन रेसिडेंट फॉर वर्किंग इन इंडिया। तो वही मैंने बोला, जो हम बाहर जाते हैं, जो हमारी सैलरी आती है या वेजेस या प्रॉफिट, कुछ भी जो भी अर्न करके मॉनिटरी वैल्यू जो आती है, उसमें से जो हमारे यहाँ काम करते हैं जो लोग, उनको हम सैलरी दे देते हैं, तो वो जो बच जाता है, अब जो बचेगा ये होगा हमारा नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। ठीक है, तो ये जो नेट फैक्टर इनकम रहेगा ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है, ये जीएनपी में इंक्लूड होता है। ये इसकी दोनों में डिफरेंस है, जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस ये है। देखिए, जीडीपी जो होगा वो होगा सारा जो हमारा फाइनल गुड्स है उसका वैल्यू रहेगा, और इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं रहेगा। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब आप समझ ही गए, जो सैलरी हो जाता है माइनस, मतलब बाहर गए हम लोग, अर्न करके आए और फिर हम लोगों ने दूसरों को जो दिया उसको माइनस करके जो आता है वो इंक्लूड नहीं रहता है। NFI इज़ not included in GDP but it is included in GNP. इसमें NFIA is included, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि GDP जो कैलकुलेट होता है डोमेस्टिक टेरिटरी पे होता है, इंडिया की जो टेरिटरी है उस पे ही होगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता है GNP में। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वेदर बाय इंडियन और फॉरेन नेशनल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी। तो हमारे इंडिया में जो भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो भी प्रोड्यूस होगा, हमारे टेरिटरी पे जो भी प्रोड्यूस होगा वो हमारे जीडीपी का पार्ट होगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन ही करें, ठीक है, नॉन इंडियंस भी आके अगर यहाँ पे इस टेरिटरी पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारे जीडीपी के कैलकुलेशन में उसको पुट किया जाएगा। द की डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी इज नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड फ्रॉम जीडीपी इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी। ठीक है, जीडीपी में क्या होता है, NFIA नहीं होगा और जीएनपी में NFIA होगा। देखिए, यही सब कॉन्सेप्ट है, इसी सब पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन यही सब पे रहेगा, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं इसी सब पे रहते हैं, और अब चेंज भी हो रहा है क्वेश्चन को पूछने के तरीके में BPSC में वन, तो ये सब को ध्यान रखिएगा। एक बार सुन लेंगे, एक बार समझ लेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, जीडीपी में नहीं इंक्लूडेड है, जीडीपी में नहीं इंक्लूडेड है, क्या नहीं इंक्लूडेड है, NFIA नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, GNP माइनस NFIA। ठीक है, फिर इसको अब चेंज कर दीजिए, मतलब जीडीपी अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, GNP करेंगे, उसमें से नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। अब अगर GNP कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, उधर साइड चला जाएगा GNP, और NFI जो यहाँ माइनस बना था वो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा NFIA, और यहाँ GDP हो जाएगा, तो GNP बड़ा होगा GDP से। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आता है, UPSC में आया हुआ है शायद ये क्वेश्चन कि
जीडीपी और जीएनपी में ऐसे स्टेटमेंट बना के आपको दे देगा, जीडीपी इज़ लार्जर देन जीएनपी और जीएनपी इज़ लार्जर देन जीडीपी। तो आप यहाँ पे आराम से देख रहे हैं जीडीपी में क्या हो रहा है कि एनएफआईए जुड़ जा रहा है, तब हमारा जीएनपी बन रहा है। तो ऑब्वियसली ये कुछ बड़ा तो होगा ही, जैसे कि ये 10 है, अगर 1 भी होता है एनएफआईए, तो जीएनपी का वैल्यू तो 11 हो गया ना। तो ये तो जीएनपी हमेशा बड़ा रहेगा जीडीपी से, जीडीपी जो भी हो उससे थोड़ा बड़ा ही रहेगा हमारा जीएनपी। तो ये ध्यान में रखिए ये स्टेटमेंट। और ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये फॉर्मूला तो वी डिड ओनली, अभी देख लिया हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला। जीडीपी एमपी का मतलब यहाँ पे मार्केट प्राइस हो रहा है, ठीक है। ये सब मार्केट वैल्यू है, तो ये सब मार्केट प्राइस पे होता है, कॉस्ट, ये फैक्टर कॉस्ट पे नहीं होता है। नेक्स्ट एनएफआईए भी कर लिया हम लोगों ने। और अच्छा, जीएनपी का यहाँ पे एक और फॉर्मूला है। जीएनपी का क्या मतलब होता है? जीएनपी का मतलब होता है कंजम्पशन जोड़ रहे हैं हम उसमें, फिर ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जोड़ रहे हैं उसमें, फिर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो जोड़ रहे हैं हम, नेट एक्सपोर्ट जो हम लोगों ने नेट एक्सपोर्ट किया, प्लस हम लोगों ने हमारे जो एनएफआईए है बचा हुआ सैलरी माइनस करने के बाद वो जोड़ लेते हैं। जीएनपी जब होता है, जब टोटल हम लोग नेशनल प्रोडक्ट अपना काउंट करेंगे, तो हम उसमें कंजम्पशन, हम लोगों ने कंजम्पशन पे जो कंजम्पशन जो हमारा हुआ वो, ग्रॉस प्राइवेट जो हमारे यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुई वो, प्लस गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया वो, प्लस नेट एक्सपोर्ट जो हुआ उसको, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सब जोड़ लेंगे, तब बनेगा हमारा जीएनपी। जीडीपी में आप यहाँ पे देख लीजिए, अब डिफरेंस आपको फिर से यहाँ पे पता चल जाएगा। कंजम्पशन इंक्लूडेड है, जीपीआई ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी है, नेट एक्सपोर्ट भी रहेगा, क्या नहीं रहेगा? वही चीज़ नहीं रहेगा कि नेट एनएफआईए इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि ये जीडीपी है और ये जीएनपी है, इसीलिए इसमें एनएफआईए रहेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रहेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला है, देख लेते हैं। नेट एक्सपोर्ट हम किसे कहते हैं? तो नेट का मतलब ही होता है कि हम जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है, जो लास्ट टोटल वैल्यू रहेगी उसको हम बोलेंगे। तो हम लोगों ने जितना भी एक्सपोर्ट किया माइनस हम लोगों ने जितना इंपोर्ट किया, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो होगा नेट एक्सपोर्ट। If we want to calculate national domestic product from GDP, then we just have to minus depreciation from gross private investment, ठीक है। तो हम जो जब हम तो एनडीपी अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए। एनडीपी अगर कैलकुलेट करेंगे हम, तो जो हमारा ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम डिप्रेसिएशन हटा देते हैं। डिप्रेसिएशन इसलिए हटा देते हैं क्योंकि हम बहुत सारे कैपिटल गुड्स का यूसेज करते हैं। गुड्स में क्या होता है कि डिप्रेसिएशन होते रहेगा हर साल, फिक्स्ड है ये, और बहुत सारे रीजंस हैं, वियर एंड टीयर का रीज़न है, तो इसमें डिप्रेसिएशन फिक्स्ड होता है। तो इस साल जो चीज़, जिस गुड की जितनी वैल्यू है वो हर अगले साल उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसी चीज़ को माइनस कर दिया जाता है। ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में से अगर हम डिप्रेसिएशन को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? तो हमारे पास बचेगा नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो यहीं पर वही यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लें। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम क्या है। तो चलिए अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतने जब जीडीपी और जीएनपी समझ में आ गया तो अब कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, हर जगह से डिप्रेसिएशन को हटा देना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है? एनएनपी है, नहीं पहले जीडीपी से करते हैं, जी मतलब एनडीपी से करते हैं हम, नहीं तो सीक्वेंस उल्टा हो जा रहा है। तो एनडीपी से करते हैं हम, ठीक है। एनडीपी का मतलब क्या हो जाएगा? यस, नेट डोमेस्टिक। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्रॉस डोमेस्टिक पढ़ रहे थे, अब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। अब ये क्या होगा? ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो हमारा जीडीपी बन रहा था उसमें से बस आपको, क्योंकि नेट निकाल रहे हैं ना, तो डिप्रेसिएशन हटा देना है, बस ख़त्म, यही है।
और कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे क्या समझना है आपको, सबसे पहले तो जीडीपी समझना है। जीडीपी आप समझ लिए कि ऑल द गुड्स, ऑल द मतलब वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विद इन अ ईयर, ठीक है। और जिसमें कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें से हम डिप्रेसिएशन हटा देंगे, क्योंकि कुछ जो चीज़ें होती हैं, एक सेकेंड, तो कुछ चीज़ की वैल्यू जो है, एक सेकेंड यार, उफ, हाँ, तो कुछ चीज़ों की वैल्यू डिप्रिसिएट करती है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, हर ईयर ये डिप्रिसिएट करेगा। जैसे कि जो रेसिडेंशियल होता है उसमें 1% डिप्रिसिएशन है रेसिडेंशियल प्लेसेस पे। फिर हाँ, इलेक्ट्रिक फैंस पे 10% है, तो वो सब डिक्रीज़ होता है। इसीलिए हम लास्ट में जब डिप्रिसिएशन काट देते हैं तो हमें मिलता है, मतलब हटा देते हैं, तो हमें मिलता है नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर इन द सेम वे हम जब नेट नेशनल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ये करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम NNP है ना, NNP है, तो हम GNP माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि हमारा NNP हमें मिल गया। NNP को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ बताना हम भूल गए हैं आपको कि एक जो मार्केट प्राइस पे हम बता रहे थे कि मार्केट प्राइस पे होता है ये कैलकुलेशन। यहाँ पे हर जगह आप देख रहे हैं कि क्या कैसे लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जैसे है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GNP माइनस डिप्रिसिएशन। तो एक फैक्टर कॉस्ट भी होता है, वो भी आप देख लीजिए। तो इसको कंपैरेटिवली देख लेते हैं। आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है। आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है। एक तो GDP फैक्टर कॉस्ट पे, और एक आपको GDP समझना है मार्केट कॉस्ट पे, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये मार्केट कॉस्ट पे है, MP मार्केट प्राइस मार्केट कॉस्ट, ठीक है। दोनों में आप डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब फैक्टर कॉस्ट पे रहता है ये GDP हमारा, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, गुड्स का जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और इस गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए सब्सिडीज़ मिलते हैं कुछ, तो ये दोनों ऐड होके क्या देगा, हमें सब्सिडीज़ है ये हमें देगा GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। लेकिन जब मार्केट कॉस्ट की बात आती है तो मार्केट में कौन जाता है, कंज्यूमर जाता है। तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा प्राइस जो पे करते हैं कंज्यूमर, प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, और माइनस उसमें हो जाएगा सब्सिडीज़ तो हर लोग को नहीं मिल रहा है ना, हर कुछ पे तो नहीं मिल रहा है। चलिए, तो ये दोनों डिफरेंस है। सब्सिडीज़ जुड़ा हुआ रहता है GDP फैक्टर कॉस्ट पे, लेकिन जो मार्केट कॉस्ट है उसमें प्राइस जो हम कंज्यूमर्स हम लोग जो प्राइस पे करते हैं उसमें से सब्सिडी अगर हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा GDP एट मार्केट कॉस्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ स्लाइड में लिखा नहीं है कहीं, बट ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, या फिर नोट जब हम प्रोवाइड करेंगे इसका तो उसको हम थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ कर देंगे और फिर ले सकते हैं आप वहाँ से, या बुक में दिया हुआ है, NCERT के बुक में भी ये दिया हुआ है। चलिए, अब एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं, पर कैपिटा GDP, जो इकॉनमी की जो पर कैपिटा GDP है उसको देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये जो पर कैपिटा GDP होता है ये कैसे, देखिए पर कैपिटा मतलब पर हेड GDP कैसे होता है, तो वो तो सिंपल है, एवरेज वाले चैप्टर में हम पढ़े ही हैं मैथ्स में। क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल GDP हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। इसका उसका जितने भी लोग हैं सबका GDP काउंट कर लेंगे। तो पर कैपिटा GDP विल बी इक्वल टू टोटल GDP, सब लोगों का GDP, मतलब GDP किसका, पॉपुलेशन का ही ना, हमारे पॉपुलेशन का ही। तो टोटल GDP इन अ ईयर बाय पॉपुलेशन
मतलब ऑफ पॉपुलेशन, जितना भी हमारा पॉपुलेशन है उसका टोटल जीडीपी बाय, सॉरी वेट यार, पर कैपिटा जीडीपी इज इक्वल टू हमारा जो टोटल जीडीपी है बाय टोटल पॉपुलेशन, तब आ जाएगा ना पर हेड। ओके तो ये सब ईयर फिक्स होगा, जैसे किसी पर्टिकुलर ईयर का जीडीपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम पूरे कंट्री का जीडीपी को ले लेंगे, बाय टोटल पॉपुलेशन कर देंगे, तब आ जाएगा हमारा पर कैपिटा जीडीपी, जिसके वजह से पता चलेगा फिर इनकम के बारे में पता चलेगा। चलिए देख लेते हैं, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, समझा तो दिया ही मैंने। इन द प्रोडक्शन ऑफ जीएनपी ऑफ अ ईयर अ कंट्री यूजेज सम फिक्स्ड एसेट और कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, इसी का डिप्रिसिएशन होता है, जो मैंने बोला कि डिप्रिसिएशन हटा देंगे ना यहाँ एनएनपी में से। एनएनपी का मतलब होता है जब जीएनपी में से डिप्रिसिएशन हटे, या जीडीपी, एनडीपी का मतलब होता है जब जीडीपी में से डिप्रिसिएशन हटे। तो ये डिप्रिसिएशन किस पे हो रहा है? क्योंकि हम गुड्स जो हम गुड्स बना रहे हैं, जो हम गुड्स का यूज़ कर रहे हैं, वो कुछ मशीनरी है या कोई इक्विपमेंट है या टेक्नोलॉजी है। तो इसकी ये जो कैपिटल गुड्स है, जैसे कि मशीनरी है या बिल्डिंग है या इक्विपमेंट्स अंडरगो रेगुलर, ये जो मशीनरी, बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स है, ये इन लोगों का रेगुलर वियर एंड टियर होता है, ठीक है। तो जिसके वजह से फॉल इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ड्यू टू रेगुलर वियर एंड टियर इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। तो इनका जो वियर एंड टियर होता है, जैसे एक साल आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो नया नहीं रहता है। फ़ोन्स तो लोग एकदम और जल्दी चेंज करते हैं, या टेक्नोलॉजी जिसमें आ रही है तो नया टेक्नोलॉजी सब लोग लेना चाहता है। तो ये क्या हो गया, इसके वजह से क्या होता है कि डिप्रिसिएशन आ जाता है, उसकी जो वैल्यू रहती है, ओरिजिनल वैल्यू एक साल में घट जाती है। तो वही बोला जा रहा है कि जब जब हम डिप्रिसिएशन हटा देंगे तब हमें नेट वाला रिजल्ट मिलेगा। व्हेन द डिप्रिसिएशन, तो अब यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएगा। व्हेन डिप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वी गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब डिप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वी गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, इट सिंपली मीन्स टू इंक्लूड ऑल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईयर आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन। जब भी नेट वाला नेट वर्ड यूज़ आएगा तब हम ये समझेंगे कि एक साल का ही गुड्स और सर्विसेज का कैलकुलेशन हो रहा है, बट यहाँ पे डिप्रिसिएशन को हटा दिए हम कि जो भी डिप्रिसिएशन होगा उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपने में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वही सब चीज़ है, एनडीपी मैंने बता ही दिया है। और क्या यहाँ पे, चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं। नेट नेशनल इनकम फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। ओके, यहाँ पे नेशनल इनकम किसको बोला जाता है? तो हम जो कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स सम ऑफ ऑल इनकम्स अर्न बाय सिटीजन इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेशनल इनकम का मतलब ये होगा कि जो हम सिटीजन्स यहाँ पे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट में जो भी कमा रहे हैं वो सब जोड़ जाड़ के नेशनल इनकम बन जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस arises from fact that indirect taxes and subsidies cause market price to be different from factor income received by citizens। तो I told you कि कहीं पे included रहता है सब्सिडीज़, कहीं नहीं included रहता। आपने देखा जीडीपी जब हम कैलकुलेट कर रहे थे फैक्टर प्राइस पे तो वहाँ पे सब्सिडी इंक्लूड था, बट हम जब मार्केट कॉस्ट पे आए, जब कंज्यूमर जाता है वहाँ पे तो सब्सिडीज़ वहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, अ मोबाइल हैंडसेट ऑफ 10,000 परचेज्ड बाय यू इंक्लूड जीएसटी ऑफ 12%। इन केस वाइल मार्केट प्राइस ऑफ 10,000 इंक्लूड्स, in this case market price includes GST 12%. The factor of production used to produce mobile handset will only get 8,800. Thus the difference between market price and factor cost is the tax। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप जो देखिए यहाँ पे हटा दिया ना कि देखिए एक जो हैंडसेट हम खरीदते हैं 10,000 का, उसमें 12% जीएसटी चार्जेस इंक्लूडेड है। इसका ये मतलब है कि हम 12% जीएसटी दिए तब तो उसका वैल्यू बढ़ के 10,000 हो गया। तो उसका ओरिजिनल वैल्यू क्या था? उसका ओरिजिनल वैल्यू था 8,800। तो 8,800 क्या हो जाएगा? 8,800 हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? 10,000, और इसके बीच का जो
टैक्स है वो 12% हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है यहाँ पे। देयरफॉर व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वी मस्ट डिडक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ऐड सब्सिडीज इनटू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे जब भी हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तब हम क्या करेंगे, जो मार्केट प्राइस पे जो वैल्यू थी उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के, आईटी को हटा के सब्सिडीज़ जोड़ देना उसमें। ये एनएनपी मार्केट प्राइस की बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि ये सम है जितने भी इनकम्स, जो भी रिसोर्स सप्लायर है, ठीक है। रिसोर्स सप्लायर कौन कौन हो सकता है, लैंड प्रोवाइड करने वाला इंसान हो सकता है, लेबर प्रोवाइड या कैपिटल लेने के लिए, या ऑर्गेनाइजेशनल जो भी एबिलिटी है, एंटरप्रेन्योर स्किल है उसके पास, ये सब का जो नेट प्रोडक्शन होगा, इससे जो इनकम आती है इसको जोड़ना है, ठीक है। तो ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ क्या क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे रेंट आएगा, वेजेस आएगा, और इसमें इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा, ये सब को जोड़ना है, ठीक है। तो इसी से आएगा आपका नेशनल इनकम। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। पर्सनल इनकम क्या होता है। पर्सनल इनकम इंक्लूड सम ऑफ ऑल इनकम्स एक्चुअली रिसीव्ड बाय ऑल इंडिविजुअल और हाउस होल्ड ड्यूरिंग गिवन ईयर। तो जितने भी इंडिविजुअल हैं उनसे उनको जो इनकम मिलता है उसको जोड़ लिया जाता है, जितने भी इनकम के रिसोर्सेज हैं उसके। द इंडिविजुअल पेज इनकम टैक्सेस, फर्म पेज कॉर्पोरेट टैक्स, इंडिविजुअल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सेस etc, and some individual receive social security benefits like pension and unemployment allowances from government। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि बहुत सारा टाइप ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे एक इंडिविजुअल है तो उसको इनकम टैक्स पे करना होता है, अगर कोई बिजनेस हाउस है तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, कहीं कहीं पे तो सेस भी लगता है, सेस भी चार्ज करती है गवर्नमेंट, सर चार्ज होता है, तो ये सब भी पे करना पड़ता है। और अब देखिए मनी, अब फिर उससे सर्कुलर मनी का फ्लो होगा, फिर ये जो कलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट, जो ये भी टैक्स जो भी टैक्स कलेक्ट करेगी उसको गवर्नमेंट फिर इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंस होता है उसके फॉर्म में दे देती है। इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम नेशनल इनकम टू पर्सनल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म्स वी मस्ट डिडक्ट ऑल फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सोशल सिक्योरिटी बाय इंडिविजुअल एंड मस्ट एड ट्रांसफर पेमेंट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे फॉर्मूला आप देख लीजिए। जो पर्सनल इनकम होता है वो नेशनल इनकम से कैसे डिफरेंट है। तो पर्सनल इनकम जो होता है वो नेशनल इनकम में से क्या क्या हटा देना है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट को हटा देना है, सोशल सिक्योरिटी जो कंट्रीब्यूशन होती है उसको हटा देना है, और उसमें ट्रांसफ़र पेमेंट को जोड़ के रख देना है, ठीक है। तो ये होगा पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे क्रक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वन टाइम रिवीजन हो जाएगा आपका। सारे वर्ड का मीनिंग जानना ज़रूरी है यहाँ पे, और आपको याद रहना चाहिए, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको यही वर्ड का मीनिंग से ही आपको एलिमिनेशन में हेल्प करता है, एलिमिनेट कर पाएंगे आप अच्छे से। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगर आपको कहीं क्वेश्चन रह गया, कुछ नहीं समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत हो गई, तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट छोड़ के जा सकते हैं। आई विल सी एंड आई विल आंसर इट अदरवाइज़। और हाँ, आपको अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा रिवाइज़ कीजिए, अगर नहीं तो आपको अगर ये PDF ये PPT का PDF चाहिए तो आप चैनल पे आ सकते हैं, इसको कलेक्ट कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखेंगे नेक्स्ट थर्सडे को हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।